सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है हमारा। देखते हैं कितने पढ़ लेंगे। तो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? इसको ध्यान से समझते हैं तो इसमें आप समझोगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप समझोगे एक बात को कि भाई जब हमें इनकम मिल रही होती है या जो हमें इनकम चाहिए होती है, डेफिनेटली वो एक प्रोसेस है, यानी कि दैट अ साइकिल of generation of income in the production process। अब जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो हमें क्या मिलती है? हमको इनकम जनरेट होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है भाई ये प्रोडक्शन का प्रोसेस? तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या? एक, जिसे हम बोलते हैं जनरेशनल फेज, यानी कि जहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन फेज जिसे कहेंगे। दूसरा जिसके अंदर है इनकम फेज, और तीसरा जहां पे है एक्सपेंडिचर फेज। यानी क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर एक हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड अपना, और दूसरी तरफ है आपकी फर्म, तो क्या करते हैं दोनों? सो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस प्रोवाइड करता है। वहीं फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है? फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। सही बात है। उसके बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल जब हम देते हैं फर्म को, तो फर्म उसके बदले में हमको क्या देगी भाई? बोलो, क्या मिलेगा इसके बदले में हमको? तो इसके बदले में, हाँ, इसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलता है बस? लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में सैलरी मिलती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और एक्सपेंडिचर के बदले में, एंटरप्राइजेस के बदले में प्रॉफिट मिलता है। वहीं पर जो गुड्स एंड सर्विस हम लेते हैं उसके बदले में भी तो कुछ देते होंगे ना। उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं बॉस? हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो फर्म के लिए क्या बन गई है? इनकम। और जो इन फर्म की इनका एक्सपेंडिचर है वो मेरे लिए क्या है? इनकम। इसी तरीके से क्या होता है आपका? सर्कुलेशन ऑफ इनकम होती है, जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो भाई बच्चों। देखो जरा आगे। उसके बाद बात आती है कि सर्कुलर फ्लो कैसा हो सकता है। तो सर्कुलर फ्लो जो है
वो दो तरीके का हो सकता है यार, एक रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। अब इसका क्या मतलब है, मान लो एक जगह पे मैं कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ और मेरे को उसके बदले में उसकी मम्मी जो है, उनकी राशन की दुकान है, तो मेरे को एक महीने का राशन दे देती है। ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। जबकि एक जगह पे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ जहाँ पे बदले में पैसे मिलते हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मनी फ्लो बोलूंगा। तो रियल फ्लो का मतलब क्या है, रियल फ्लो का मतलब ये है कि जहां पर फ्लो ऑफ फैक्टर्स services from household to firm and the corresponding flow of goods and services from firm to household। सिंपल। भाई अगर आपने बदले में क्या करा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि काम के बदले में काम किया और बदले में क्या ले आए आप, गुड्स एंड सर्विस। इसको बोलेंगे रियल फ्लो। जबकि वहीं पर मनी फ्लो क्या कहलाएगा बॉस, मनी फ्लो का मतलब क्या है, इस पूरे प्रोसेस में क्या जुड़ा हुआ है, क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, मनी, सॉरी आपका मनी फ्लो कंसिडर करेंगे। क्लियर है बात। सो बेसिकली इसको आप रियल फ्लो को आप बार्टर सिस्टम कह सकते हो, जबकि मनी फ्लो को आप एक्सचेंज ऑफ मनी भी कह सकते हो। यस और नो, बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ बच्चों। बोलो। नहीं है सर। चलो फिर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और इसी में ही टर्म है, शायद इसी के अंदर है या नहीं, सर्कुलर फ्लो के। एक तो सिंगल हो गया, दूसरा हो गया आपका क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी में अभी हमने बात करी थी। देखो अभी जो हम बात कर रहे थे क्या, वो हम बात कर रहे थे किसमें, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो, ध्यान से समझना। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी टू सेक्टर इकोनॉमी का क्या मतलब है, तो टू सेक्टर वर्ड जहां पर यूज हो रहा है इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर यूज कर रहे हैं। यानी कौन कौन, यानी कि फर्म है और हाउस होल्ड है, यही बात कर रहे थे हम लोग।
पर अगर हमें क्या एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा नहीं बॉस, टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं है सर्कुलर फ्लो में, तो सर्कुलर फ्लो में तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, यस। ये तीसरा सेक्टर क्या है बॉस, ये तो ट्राइंगल बन गया। ये तीसरा सेक्टर क्या है, तो थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है भाई साहब वो है आपका क्या, कौन कौन सी, जिसके गवर्न अंदर फर्म भी है, हाउस होल्ड भी है, और गवर्नमेंट भी है। और क्या है, गवर्नमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेशन है। तो किस तरीके से दिखेगा कुछ ये, कुछ इस तरीके से दिखेगा डायग्राम में कि हाउस होल्ड, और उसके बाद आते हैं आपकी कौन, फर्म, और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी आपकी क्या, गवर्नमेंट। बनाओगे डायग्राम तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, समझना बहुत ध्यान से। हाउस होल्ड क्या करेगी, फर्म को क्या देगी, फैक्टर्स, तो फर्म से क्या लेगी, फैक्टर के बदले में इनकम। तो गवर्नमेंट को क्या देगी, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देंगे, टैक्स पेमेंट। फर्म को गवर्नमेंट क्या देगी, सब्सिडी। अच्छा, फर्म गवर्नमेंट को क्या देगी, वो तो मैंने बताई थी यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस जो चल रहा है, गवर्नमेंट क्या देगी इसको, ट्रांसफर इनकम। अभी ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जो बिना किसी काम के मिलती है, जैसे भाई विधवा पेंशन मिल गई, इस तरीके की जो पेमेंट होती है। फर्म क्या देगी गवर्नमेंट को, टैक्स पेमेंट। क्लियर बात यहाँ पर। ये है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। क्या है ये, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर हो गए टोटालिटी में, तीन सेक्टर हो गए। आगे बढ़े नेक्स्ट। जबकि इसी को एक और स्टेप अहेड लेके जाएं तो चौथा जो सेक्टर है, यानी चार सेक्टर में जब देखा जाए इकोनॉमी को, तो सर्कुलर फ्लो इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होगा बॉस, इसके अंदर जो है आपकी, वो होगी कैसे, एक हाउस होल्ड होगा, और कौन होगा बच्चों बताओ, फर्म होगी, और गवर्नमेंट होगी, और फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर होगा। बन पाएगा डायग्राम। हाउस होल्ड क्या दे रहा है बॉस, गवर्नमेंट को, बोलो, टैक्स की पेमेंट कर रहा है, यस और नो। गवर्नमेंट फर्म को क्या दे रही है, सब्सिडी। फर्म जो है वो क्या दे रही है हाउस होल्ड को, इनकम। हाउस होल्ड बदले में क्या दे रहा है फर्म को, फैक्टर्स। ठीक है, फर्म को, फॉरेन सेक्टर जो है वो फर्म को क्या देगा भाई, पेमेंट। सॉरी, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट। जबकि फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड का क्या लेना देना है बॉस,
हाउस होल्ड का क्या लेना देना है, ये पेमेंट करेगी अगर कुछ इंपोर्ट कर रही होगी तो, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। और फॉरेन सेक्टर क्या दे रहा होगा इनको, अगर हम फॉरेन सेक्टर की बात करें तो फॉरेन सेक्टर इनको दे रहा होगा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। भाई हो सकता है ना कि कोई बंदा विदेश जाके काम कर रहा है तो उसको बदले में पैसा भी तो मिल रहा होगा ना वहां से। और फर्म को बदले में फर्म क्या दे रही है भाई फॉरेन सेक्टर को इस वाली कंडीशन में, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। तो ये है पूरा साइकिल जो पूरा होता है और इसी को हम बोलते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी। इज इट ओके? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो? आर यू श्योर? यस सर। सुमन कोई दिक्कत बच्चे? नहीं सर, ठीक है। ठीक पढ़ा रहा हूँ? बहुत अच्छा। थैंक यू। देखो आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ नहीं बचता है। आ जाते हैं आप आज के सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत ध्यान समझते हुए चलते हैं। देखो बॉस, सबसे पहला टर्म आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? मे आई नो व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी? इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जितना भी हमारे कंट्री का पार्ट है। हाँ, नॉर्मल लेमैन ये कहता है। पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द नेशन। वही, ये लेमैन लैंग्वेज में कहा जाएगा political theory of territory of a country is considered as a domestic territory. When it's come to the economical part, while calculating the national income, we consider domestic territory as a different thing. So now the political part is always there in term of the like political part तो रख ही लो, पॉलिटिकल वाला पार्ट तो है ही है। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, मैं जितना हम पॉलिटिकल में जोड़ते हैं वो तो है ही है, उसके साथ साथ ध्यान रखना शिप एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by nominal residents between two or more countries। अच्छा एक बात बताओ सुमन, अगर मान लो तुम्हारा कोई शिप है, क्या है तुम्हारी कोई शिप। शिप, या तुम्हारा कोई एयरक्राफ्ट है और उसको कौन चला रहा है, खुद चलाती हो, नहीं। और वो एयरक्राफ्ट इंडिया से अमेरिका के बीच में चल रहा है,
ठीक है, हम्म। या फिर अमेरिका से जापान के बीच में चल रहा है, तो क्या तुम उसको इंडिया का पार्ट मानोगी? हाँ सर। बस तो यही बात कह रहे हैं, मान लो भाई इंडिया का पार्ट। दूसरा, फिशिंग बोट हो गई कोई, फिशिंग बोट। हाँ अब बंद कर लो बेटा माइक, अब रहने दो, बहुत ज्यादा हो गई। फिशिंग बोट ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स, वो भी किसमें कंसिडर किया जाएगा? इंडिया की टेरिटरी में ही कंसीडर किया जाएगा। तीसरी चीज, एमएससीज कंसल्ट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री, एम्बेसी हो, कंसल्टेंसी हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, यानी मान लो इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है और वो वहां से कुछ पैसे अगर अर्न करती है तो वो भी किसका पार्ट मानी जाएगी? किसका पार्ट मानी जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी। बिल्कुल क्लियर बात, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, डब्ल्यूएचओ इंडिया के अंदर कुछ पैसे बना रहा है मान लो, है ना, तो क्या डब्ल्यूएचओ को इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा या इंडिया की नहीं, डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर करेंगे? बोलो। हाँ भाई वंशिका। सर नहीं करेंगे। अच्छा, और नेपाल की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो उसको भी क्या डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसिडर करेंगे? तो एक बार नहीं, दोबारा हम्म, एक बार दोबारा रिपीट। I'm saying if we have an embassy of Nepal in India and if they're doing some economical activity, we consider the whole income part as a part of Indian economy. नो सर। Okay. Now there is a term which used while telling you the domestic territory is considered, the term is normal residence. Yes or no? So what is the meaning of a normal resident? Now we are going to discuss the second point. So normal resident क्या होता है बॉस? Normal resident देखो बॉस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक बंदा सिटीजन होना और एक बंदे का रेजिडेंट होना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। रेजिडेंट का मतलब होता है of a country refer to an individual or institution who ordinarily resident in the country and whose center of economy interest in lie to that country। यानी इन सिंपल वर्ड बोलूं तो जिसका भी इकोनॉमी इंटरेस्ट उस कंट्री में लाए करता है, उसे नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो वो ब्रिटिशर ने भारत को क्या करा? गुलाम बनाया। यस और नो? तो हम क्या ब्रिटिशर्स को सिटीजन कहेंगे या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे? बोलो।
बताओ बच्चों। रेसिडेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिडेंट कहेंगे, ना कि सिटीजन। क्लियर है बात यहाँ पर? तो देखो, अब मैंने यहाँ पे बोला इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, तो इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बात जब हम करें तो याद रखना, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का मतलब है दो बातों पर। एक तो ये कि उसकी जो पूरी की पूरी लाइफ, मतलब बेसिकली जो रहता है लीफ से जो है उसकी, ठीक है ना, और लोकेटेड कहाँ पर है? विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। एक कंडीशन तो ये पूरी कर रहा हूं, साथ ही साथ एंड क्या हो, उसकी सारी की सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी ठीक है वो कहाँ हो रही हो? इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, किसको कंसीडर नहीं कर सकते आप? एक बात बताओ, देखो जरा, नोट मार्क करके लिख लेना इस बात को, कौन नहीं होगा? क्या कोई बंदा जो फॉरेन से घूमने आया, फॉरेन टूरिस्ट, क्या उसको इंडिया का रेजिडेंट कंसीडर कर लोगे? बोलो। नहीं ना। नो एक दो नो। दिन, 4 दिन, 10 दिन, 100 दिन रह के चला जाएगा। दूसरा, कोई फॉरेन एम्बेसी, इसको कंसीडर कर लोगे क्या? नहीं। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंसीडर कर लोगे क्या? नहीं। कोई एम्प्लॉई है जो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसको भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक शिप आई ऑस्ट्रेलिया से, उसके साथ उसका क्रू मेंबर आया है, तो क्या उसको कंसीडर करेंगे? नहीं। ले रहे हैं यहाँ पर बात बच्चों? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। एंड बहुत क्लियर वर्ड्स में बता दिया, नॉर्मल रेजिडेंट वो बंदा है जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है, और उसकी सारी एक्टिविटी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है। इसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखो, बताना जरा, मुझे आंसर देना, जिससे पूछूंगा प्लीज वो आंसर देना। सो नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आपको बताना है कि कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन सा नहीं है। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। बताओ केशव, क्या होगा ये? बोलो। सर यूएसए के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होगा। हाँ, नहीं 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 नहीं। यहाँ पे हम क्वेश्चन ये है, क्या नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं? बताओ केशव, जल्दी बोलो। नहीं है, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। नहीं है? ऐसा मारूंगा ना कान पे खींच करके, 2-3 दिन सर तक। लेकिन उसमें आपने ये भी तो बताया ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए। हाँ, और ये क्या है? इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। यहाँ देखना जरा, डोमेस्टिक की जब मैं डेफिनेशन बता रहा था, उसमें डोमेस्टिक की डेफिनेशन देखना क्या है। हाँ,
ठीक है ठीक है, मुझे सही। गधा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यस, बी। A Japanese tourist who stray in India for 2 months। हाँ भाई, वंशिका बताओ क्या सर कंसीडर नहीं करोगे? हो, सर नॉर्मल डिसीजन नहीं होगा। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, इंडियन मुस्लिम्स going for हज। बताओ भाई, सुमन क्या होगा ये? सर है नॉर्मल रेजिडेंस। ठीक है बॉस, क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़। हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में थर्ड थर्ड जो पॉइंट है समझने वाला, वो है वर्ड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो देखो जरा, जब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की, तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा भाई, फैक्टर के बदले में जो इनकम मिली, जो इनकम फैक्टर के बदले में मिलती है, अर्थात अर्थात ये कि जो इनकम कैसे मिल रही है आपको, जो आपको कैसे मिल रही है, अगर आपको लैंड यूज करी किसी ने आपको, तो बदले में कोई दे रहा है कुछ। आपका लेबर यूज करा तो बदले में आपको कुछ मिल रहा है। आपकी कैपिटल यूज करी तो आपको बदले में कुछ मिल रहा है। आपको ऑनरशिप यूज करी तो बदले में कुछ मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी कैपिटल यूज करी है बॉस, तो आपको क्या देंगे? रेंट दे रहे हैं। अगर कैपिटल लेबर यूज कर रहे हैं आप, तो वेजेस प्रोवाइड हो रही है। कैपिटल यूज हो रही है तो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनर है तो प्रॉफिट दे रहे हैं। सो नाउ द पॉइंट इज कि भाई रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज कंसीडर एज अ फैक्टर इनकम। जबकि व्हेन इट्स कम टू दी ट्रांसफर इनकम पार्ट, ये इनकम जो है ये सबसे बेस्ट है। मतलब जिंदगी में किसी को इनकम चाहिए तो भाई यही वाली चाहिए ना। कैसी इनकम चाहिए? जहां पे क्या हो रहा है, दैट विदाउट rendering any productive services in return। कुल मिला के कह सकते हैं भैया, जो जितनी भी ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, यूनिलेटरल होती हैं, यानी एक तरफा होती हैं, वन साइडेड होती हैं। वन साइडेड ट्रांजेक्शन का एग्जांपल बताओ सुमन, जो सिर्फ एक तरफा सर हो। अभी आपने सर अभी आपने बताया पेंशन, हाँ, विधवा विधवा पेंशन। है ना, विधवा पेंशन मिल रही है।
तो उसके लिए कुछ करना की जरूरत थोड़ी ना, अब जाके अपना पति जान से मार दो बात अलग है, वरना विधवा पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, ओल्ड एज पेंशन, कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना, बूढ़ा तो आदमी अपने आप ही हो जाएगा, उसके लिए क्या करने की उसको जरूरत है कुछ, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मुझे दे रहे हैं आजकल ये लोग। आखिर तुझे आना ही, देखो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है बच्चों, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं भाई, मतलब कि जब घर में बेरोजगार बैठा हुआ है इंसान तो उसको जब क्या मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा मिलता है, उसे ही बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्लियर है बात, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम के अंदर। हेलो, बोलो बच्चों। देखो बच्चों, आप लोगों के पेपर के एनालिसिस को अगर देखोगे ना, तो आप लोग इको के क्वेश्चन मुश्किल से 2 या 3 आ रहे हैं आजकल, बाद बाकी सारा का सारा करंट अफेयर आ रहा है। तो हम हफ्ते में कम से कम 3 दिन और ज्यादा करंट अफेयर पढ़ेंगे, मतलब जो बैंक से ज्यादा रिलेवेंस होगा, जितना बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और 3 दिन हम अपने जनरल वाले पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जैसे एमडब्ल्यू में पढ़ा करेंगे हम इको, बैंकिंग अवेयरनेस वाले चंक को, रेस्ट टीटीएस में पढ़ा करेंगे हम लोग क्या, आपके जीएस करंट अफेयर वाले पार्ट्स को। तो टोटल 6 दिन क्लासेस इसी अकॉर्डिंग चला करेगी, 5 दिन मतलब, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं क्या, टाइम है अपने पास, हाँ अभी है 3 मिनट, देखें जरा। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सोनाली का, सोनाली थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, सो सो नाइस ऑफ यू कि आपने कॉल करके रिमाइंड करवाया, मैं क्लास में बिजी था तो मैं अचानक से भूल गया था। तो सो थैंक यू सो मच। सोनाली को लग रहा होगा मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कहीं गुस्सा तो नहीं है सर मेरे से, बस नहीं कुछ पूछने का लिया इससे स्थानीय, इसलिए नाम नहीं ले रहा था, अब आया है पूछने वाली चीज, अब पूछूंगा, तो कहीं दिमाग में बिठा के बैठी हो। तो बताओ इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं जरा बताओ। सर वो गुड्स जो जिन इसमें सर कुछ वैल्यू एडिशन किया जा सकता कौन से गुड्स, हम ये कह सकते हैं जो रीसेल किया जाता है, और साथ ही साथ जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या किया जा सकता है। ओके, फाइनल गुड्स क्या होते हैं बस, फाइनल गुड्स कौन से हैं, है जिसको रिसीविंग कर सकते हैं और प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते जो या तो हैं वैल्यू एडिशन। कंजम्पशन, कंज्यूमर के लिए यूज होता है, और या फिर इसको किस लिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लिया हो। दैट मीन कि ना तो रीसेल होगा और ना ही इसको फर्दर क्या करेंगे, उसको प्रोडक्शन में लगाएंगे, प्रोडक्शन कर सकते हैं उसकी हेल्प से। अब यहीं पर आता है क्वेश्चन सेट, देखो जरा, तुम चारों पांचों से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन का आप आंसर दोगे।
पहला है परचेज ऑफ pulses by a कंज्यूमर। बताओ भाई सुमन, किसके अंदर आएगा ये? सर फाइनेंस बोर्ड। वेरी गुड। सेकंड, बताओ वंशिका, फर्टिलाइजर used by the farmer। Intermediate. बताओ। इंटरमीडिएट, वेरी गुड। तीसरा, wheat used by flour meal। बताओ भाई केशव, क्या हो गए? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, वेरी गुड। अच्छा, प्यार किया तूने। देखो सोनाली, इसका आंसर बताओ। एग्जॉस्ट फैन used for making water cooler। बताओ। इंटरमीडिएट। क्या होगा? इंटरमीडिएट। Intermediate goods। Thank you guys for giving your time and extremely sorry that you just began your class approximately 20 minutes late. But I will keep my mind that next time your class will be conducted on the same time as we scheduled. Okay, so I'm extremely sorry from my bottom of my heart that I just wasted your 20 minutes today. See you in the current affair class. Bye bye. Take care, everyone. Take care. सर एक sir. डाउट है सर। हाँ बोलो। मैं ये पूछा था, अगर कोई शॉपकीपर है वो होलसेलर से खरीद रहा है तो इंटरमीडिएट बॉडी होगा ना उसके लिए? तो क्यों? एक शॉपकीपर है वो होलसेलर से खरीद के दूसरे को बेचेगा, वो अच्छा, तो ऐड ही करके देगा ना उसमें। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर ऐड नहीं भी कर रहा, रीसेल तो कर ही रहा है। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? नहीं, वही पूछा, डाउट है। अच्छा, डाउट है। होगा नहीं। हाँ कोई बात। और किसी को कोई डाउट है सच? Okay, bye bye. Take care, everyone. I hope you all note down everything. If you will not, then I'm just saying I'm just sending the PPT of this. Bye. Take care. Bye bye. Take care.